चलो अब हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के पहले हम बेसिक थोड़ी एनाटॉमी देखेंगे, फिर एड्रीनल ग्लैंड कहाँ से इफेक्ट हो रहा है, मतलब इसको रेगुलेट कौन सा हार्मोन कर रहा है हाइपोथैलेमस से, हम वो देखेंगे। और उसके बाद हम आएंगे दो हार्मोन्स के ऊपर, सही। और उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज़ एज यूजुअल, सही। चलो स्टार्ट करते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड की बेसिक एनाटॉमी से। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। कौन कौन सी? इनर मेड्यूला होती है और आउटर कॉर्टेक्स होता है। मेड्यूला फिर कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? मेड्यूला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं, सही है, जिनको हम कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा काम है मेजर, वो है हमारा इस वाली लेयर से, जो कि आउटर लेयर है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, सही। तो आउटर लेयर जो कि कॉर्टेक्स है, उसके अंदर भी फर्दर 3 और लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा। अच्छा, वी गोइंग फ्रॉम आउटर टू इनवर्ड्स। तो जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर, फिर मिडिल में फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर की तरफ बिल्कुल मेड्यूला के बिल्कुल पास कौन सी होगी? रेटिकुलरिस। अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये 4 लेयर्स मैंने बनाई हैं, सही है। ये मेरा मेड्यूला हो जाएगा, और उसके बाद जोना रेटिकुलरिस, फिर जोना फेसिकुलेटा, और सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा। हम ये वाली जो लेयर्स हैं कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं? ये तीनों डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होंगे सिंथेसिस वाले, सही। तो जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब जो कि हमारे ब्लड के मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसकी एग्जांपल क्या है? एल्डोस्टेरॉन है। फिर जोना फेसिकुलेटा के अंदर क्या होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, वो हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, तो ये हो गए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसकी एग्जांपल है हमारे अंदर कॉर्टिसोल, और कुछ कुछ ये सेक्स स्टीरॉइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, बट मेजर इनका क्या होता है? हमारा कॉर्टिसोल होते हैं। फिर जोना रेटिकुलरिस का क्या है? वो सेक्स स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे DHA इसकी एग्जांपल है, और एंड्रोस्टेनिडायोन इसकी एग्जांपल है, बट ये थोड़ा थोड़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी रिलीज करता है। मेजर प्रोडक्ट्स क्या है इसके? कॉर्टिसोल, फेसिकुलेटा का, रेटिकुलरिस के, सेक्स स्टीरॉइड्स। अब हम जो कहते हैं कि हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। ये काफ़ी हद तक तो बात सही है, और काफ़ी हद तक क्या ये बात बिल्कुल सही है, बट इसके अंदर थोड़ी डिटेल्स हमें करनी होती है। अब देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो एंजियोटेंसिन 2 से स्टिमुलेट होती है। हम जो कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो हम ब्लड प्रेशर में दिखा है, वो क्या होता है? यही सिस्टम होता है। तो एल्डोस्टेरॉन किसके इफेक्ट से प्रोड्यूस होगा? वो होगा एंजियोटेंसिन 2 की स्टिमुलेशन से। बट जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट करता है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसकी थोड़ी हमें हिस्ट्री पढ़नी है, किसका हुआ क्या, आया कहाँ से। देखो, हाइपोथैलेमस जो हम कहते हैं, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? CRH रिलीज करता है, सही है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा, जो कि अब हमने पढ़ा था कि ACTH डायरेक्टली रिलीज करता है ना, बट इतना ये बेसिक है। डिटेल के अंदर अगर हम कहें तो क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी और जो है हमारा प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन प्रोड्यूस करते हैं, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, POMC भी इसको कहते हैं, सही है, POMC कहते हैं। और फिर POMC को हम डिवाइड करते हैं। POMC क्या है? चेन है मॉलिक्यूल्स की, सही है। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये हमें ACTH देगा, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये हमें अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन देगा। ऐसे करके बेसिकली प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन एक चेन ऑफ हमारा है हार्मोन्स एक साथ कंबाइन। तो जब ये ब्रेक डाउन होगी तो हमें कुछ हार्मोन्स मिलेंगे, जिसके अंदर मेजर हमारे कंसर्न का है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर दूसरा है अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अलावा हमारी तो जो पेन के अंदर काम आते हैं बीटा एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स, ये भी कौन रिलीज करता है? आते हैं प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन से ही। अब समझाएं क्विक, हमने क्या कहा? हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा जो कि स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू प्रोड्यूस प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। इतना सा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन हमें 4 चीज़ें देता है: एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो हमने कहा वो कहाँ जाके स्टिमुलेट करेगा? वो जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स में, और एड्रीनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर्स को नहीं करेगा, वो किस किस को करेगा? सिर्फ 2 लेयर्स को, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। क्यों? क्योंकि जोना ग्लोमेरुलोसा एंजियोटेंसिन से स्टिमुलेट होती है, ACTH से नहीं होती, सही हो गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी माइनर चीज़ ऐड करनी है, सर्काडियन रिदम। CRH सर्काडियन रिदम के थ्रू रिलीज होता है। तो CRH अगर सर्काडियन रिदम के थ्रू रिलीज हो रहा है तो क्या करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को भी सर्काडियन रिदम में ही रिलीज करवाएगा, सही है। दूसरी बात जो ऐड करनी है हमें वो है अल्फा और गामा। अब काफ़ी जगह लिखा हुआ है अल्फा और काफ़ी जगह लिखा हुआ है गामा, तो ये हम देख लेंगे, बट कॉमन है शायद सबसे मोस्ट अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही हो गया। अब हमारा ACTH हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स में आ गया, वो कहाँ जाएगा? जोना फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, सही है। कॉर्टिसोल के हम इफेक्ट्स देखेंगे। कॉर्टिसोल के थोड़े इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, बट अगर हम समझ के कहें ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। कॉर्टिसोल हमारा क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, सही है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर कौन सी काम चीज़ करेगी? ब्रेन। और ब्रेन को सबसे अच्छा वो मेटाबोलाइट क्या है ब्रेन का? ग्लूकोज, सही है। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ब्रेन के लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, सही है। उसके लिए मतलब क्या? वो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करेगा। जब ब्लड ग्लूकोज को वो इंक्रीज़ करेगा इसका मतलब वो इंसुलिन एंटागनिस्ट है, सही है, इंसुलिन के ऑपोजिट काम करेगा।
तो इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो वो इंसुलिन का एंटागनिस्ट है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इंक्रीज करेगा और ग्लूकोजेनोलिसिस भी ग्लाइकोजेनोलिसिस भी इंक्रीज करेगा, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंक्रीज करेगा और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज इंक्रीज करेगा। सही है। अब ये न्यू ग्लूकोज आएगा कहाँ से, ये हमारा होता है प्रोटीन से, तो ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन इंक्रीज करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन इंक्रीज करेगा और वो उसको यूज़ करेंगे हम ग्लूकोज बनाने में। सही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हम एज ए सबस्ट्रेट उसको यूज़ करेंगे। ठीक, तो इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, प्रोटीन का ब्रेक डाउन, और वो जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम आएगा। फिर इफेक्ट ऑन लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स के अंदर दो बातें होती हैं। सही है, एक हमारी है बॉडी में विसरल वाला, अगर ये मेरा बेली है, ये ह्यूमन। सही है, तो अब अगर हम इसको देखें, इस बंदे को लिपिड्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है विसरल फैट, मतलब बेली वाला जो है, विसरल फैट की डिपोजिशन को इंक्रीज करेगा और पेरिफेरल फैट की लाइपोलिसिस करेगा। सही है, तो डिपोजिशन ऑफ विसरल फैट और पेरिफेरल फैट की लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस क्यों कर रहा होगा, ताकि ग्लूकोज बना सकें। सही है, इसका चौथा इफेक्ट है लिम्फोसाइट्स को इनहिबिट कर देता है या फिर ब्लड WBCs को इनहिबिट कर देता है। जब ये WBCs को इनहिबिट करेगा तो क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो करता है, इसकी प्रॉपर्टी है। सही है, अब देखो हमने 4 इसके किए। सही, इसका एक इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम समझते हैं कैसे, इजी। ये हम जब एल्डोस्टेरॉन कर लेंगे अभी तब इस पे आएंगे। सही, ताकि आसान हो जाए। अब एल्डोस्टेरॉन को देखते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हमारी सोडियम अपटेक बढ़ाता है फ्रॉम किडनी। सही है, एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। सही हो गया। फिर एल्डोस्टेरॉन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आया, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर 2 सेल्स हैं हमारे पास। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ल्यूमेन है। सही है, ये मेरा ल्यूमेन हो जाएगा। फिर मेरा मेम्ब्रेन जो कि सेल का है, और फिर हमारी ब्लड वेसल सेल्स, और फिर हमारा नेफ्रॉन का ल्यूमेन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, क्या करने के लिए, सोडियम यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर लाएगा। अब इसको समझने के लिए हम पहले ये पर्पल वाले को समझ लो, नहीं है पर्पल वाले को इग्नोर करो, हम पहले नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ते हैं। सही, सोडियम कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 2 सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स। सही, प्रिंसिपल सेल्स क्या करते हैं, इनैक चैनल्स के थ्रू सोडियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। इनैक क्या है, यहाँ देखो, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स इनैक है। सही, फिर जब सोडियम अंदर आ रहा है तो वो इन रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, ROMK के थ्रू पोटेशियम को रिमूव करते हैं, रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स। सही, अब सोडियम अंदर कैसे आएगा, फिर ब्लड के अंदर कैसे जाएगा, सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू। तो सोडियम यहाँ से अंदर आया इनैक से, और फिर सोडियम पोटेशियम के थ्रू ब्लड के अंदर, ब्लड से पोटेशियम सोडियम पोटेशियम के थ्रू अंदर आया, और फिर ROMK से ल्यूमेन के अंदर। और इंटरकैलेटेड सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल सेल्स के अंदर हो रहा है। इंटरकैलेटेड सेल्स के अंदर हमारा हाइड्रोजन भी पंप आउट हो रहा है। सही है, ये जनरल हो रहा होता है नॉर्मल लेवल्स के ऊपर। अब अगर एल्डोस्टेरॉन आ गया, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, चारों पंप्स को स्टिमुलेट कर देगा। तो सोडियम की इंटेक अपटेक बढ़ जाएगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, इसका अगेन वही अपटेक और एक्सक्रीशन से रिलेटेड ही, और फाइनल क्या है हमारा, हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। सही हो गया, और ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, इट स्टिमुलेट्स ऑल दीज चैनल्स टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सही हो गया। अब आते हैं कॉर्टिसोल की इन 2 आखिरी लाइनों पे। कॉर्टिसोल के ऊपर कॉर्टिसोल हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू एल्डोस्टेरॉन, मतलब कॉर्टिसोल भी हमारा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकता है, बट होता क्या है, इफेक्ट शो नहीं करता किडनी के ऊपर। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा सकता है बट शो नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि किडनी के अंदर एक हार्मोन है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, नाम याद हो तो अच्छा है, नहीं हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। जब कॉर्टिसोल की नॉर्मल लेवल्स होती हैं तो वो किडनी का हार्मोन कॉर्टिसोल को कॉर्टिस्टीरॉन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉर्टिसोल इफेक्ट शो करता था सिमिलर टू एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिस्टीरॉन नहीं है। सही, तो इस वजह से इफेक्ट शो नहीं होता नॉर्मल लेवल्स के अंदर। सही हो गया, हमने कॉर्टिसोल कर लिया जो कि रिलीज हो रहा था जोना फेसिकुलेटा से। सही, फिर जोना ग्लोमेरुलोसा से हमारे एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, वो भी हमने कर लिया। जोना रेटिकुलरिस से हमारे सेक्स स्टीरॉइड्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल का पार्ट है। सही, अब आते हैं एड्रीनल एब्नॉर्मैलिटीज़ की। इसकी एब्नॉर्मैलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इजीली लेके चलते हैं, मुश्किल नहीं लगेगा। सही, पहले जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है उसका हल, कुशिंग्स डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग डिजीज़ क्या है, ACTH का इंक्रीज़ होना, मतलब कुशिंग डिजीज़ क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का इंक्रीज़ होना इस कुशिंग्स डिजीज़। कुशिंग सिंड्रोम क्या है, कॉर्टिसोल का इंक्रीज़ होना, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। पहले तो ये डिफरेंसेस हमें पता चल गए। सर अब कॉजेज़ देखो कुशिंग सिंड्रोम की, कॉज क्या है, कुशिंग्स डिजीज़। कुशिंग्स डिजीज़ विल कॉज कुशिंग सिंड्रोम, बट ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो कुशिंग्स डिजीज़ की वजह से कुशिंग सिंड्रोम कैसे हो रहा है, हमने क्या कहा, हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा जो कि जोना फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करेगा। तो जब ACTH इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, जोना फेसिकुलेटा ज़्यादा स्टिमुलेट होगी और वो ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाएगी, और जब वो ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाएगी एबनॉर्मली तो हमारा हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हो जाएगा, मतलब हाइपर ACTH लेड टू हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। तो ये हमारा कुशिंग सिंड्रोम है। हाइपर ACTH जब हुआ तो वो क्या है, वो कुशिंग्स डिजीज़ है। उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम के क्या कॉजेज हो सकते हैं, अगेन कोई भी एडिनोमा हो सकता है। कुशिंग डिजीज़ का भी क्या है, माइक्रो एडिनोमास इन पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इफेक्ट्स देखो, ये है हमारे पास पूरी लिस्ट, हम इजीली लेके चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो।
फंक्शंस और फिर उसके ऊपर इफेक्ट जो होगा। कॉर्टिसोल नॉर्मली इंक्रीज हो तो कुछ इतना मसला नहीं करता, बट एबनॉर्मली इंक्रीज होगा तो हमारे पास इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। कॉर्टिसोल के फंक्शन से पहले बात करते हैं, क्या था इसका? ग्लूकोज का और सबका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा था बेसिकली, सही है। तो इफेक्ट्स सबसे पहला ये जनरल है, जब एबनॉर्मली, ये जब नॉर्मल लेवल्स में होते हैं तो शो नहीं होता, बट हाइपर कॉर्टिसोलिज्म के अंदर क्या पता चलता है हमें कि कॉर्टिसोल के अंदर कोलेजन फाइबर्स को ब्रेक डाउन करने की भी एबिलिटी है। तो जब एबनॉर्मली हाई होगा तो कॉर्टिसोल कोलेजन फाइबर्स को ब्रेक डाउन करेगा और हमारी बोन को भी ब्रेक डाउन करेगा, सही है। तो बोन के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलेगा? ऑस्टियोपोरोसिस नजर आएगा पेशेंट के अंदर। और जब ये कोलेजन फाइबर इसको ब्रेक डाउन कर रहा होगा तो हमारी स्किन के ऊपर ना स्ट्राइया बन जाती है। स्ट्राइया क्या मतलब? लाइंस आ जाती हैं, सही है। अब वो लाइंस पर्पलिश भी होती हैं, वॉयलेट कलर की भी होती हैं और रेड कलर की भी होती हैं, वेरिंग पर्सन टू पर्सन, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्राइया होता है, वो कलर कोई भी हो। उसके बाद हमने क्या कहा था? नॉर्मल लेवल्स के अंदर कॉर्टिसोल किडनी के ऊपर एल्डोस्टेरॉन जैसा फंक्शन नहीं करता, बट जब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन जैसा एक्शन करेगा। एल्डोस्टेरॉन मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन शो करेगा। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन एबनॉर्मली शो कर रहा है, मतलब वो एबनॉर्मल सोडियम को इंक्रीज कर देगा अंदर, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन एबनॉर्मली इंक्रीज कर देगा। दैट्स कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के हाइपर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने काफ़ी ओ लेवल हमने कॉलेज के टाइम से पढ़ा हुआ है कि जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ पानी आएगा, है ना। तो जब सोडियम हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा होगा तो वाटर भी हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एडिमा हो जाएगा हमें, सही है। जब ब्लड के अंदर पानी आएगा तो वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर आएगा, टिश्यू फ्लूइड से वो एडिमा कॉज करेगा। दूसरी, कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या था? नॉर्मल का ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करवाना ताकि वो ब्रेन के लिए कंजम्पशन के लिए ईजी हो जाए। बट अब एबनॉर्मली हाई है तो क्या होगा? डायबिटिक स्टेट आ जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर हाई ग्लूकोज बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था? प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा था। तो जब ब्रेकडाउन कर रहा है तो क्या करेगा? प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रोटीन कहाँ होता है? मसल्स के अंदर होते हैं, तो मसल्स की वीकनेस हो जाएगी। बोन रिजॉर्प्शन हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या कहा था? ये इनहिबिट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। जब वाइट ब्लड सेल्स को इनहिबिट करेगा, नॉर्मल लेवल्स के अंदर तो सही है, इतना इनहिबिशन नहीं होती, बट जब एबनॉर्मली हाई हो जाएगा कॉर्टिसोल तो ज़्यादा इनहिबिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से द पेशेंट विल बी प्रोन टू इन्फेक्शंस। फिर हमने दो बातें बोली थी फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्या कि फैट का मेटाबॉलिज्म विसरास के अंदर वो डिपोजिशन करता है और पेरिफेरी के अंदर वो लाइपोलाइसिस करेगा। हम विसरास की बात करते हैं तो वो फैट डिपोजिशन इंक्रीज करेगा। अब ये तो हमने उसमें भी पढ़ा कि नॉर्मल लेवल्स के अंदर भी होता है, बट इसके अंदर क्या होगा? बुफेलो हम्प बनेगा। अब वो जो टिपिकल नहीं होते कि बंदा है और उसका पेट यूँ निकला हुआ होता है, सही है, साइड व्यू है, ये हाथ और ये इसका पेट और ये इसके पाँव, तो ये इस वाले को हम क्या कहते हैं? बुफेलो हम्प। क्यों? क्योंकि इसके विसरास जो कि सेंटर में है उसका उस पर ऊपर फैट डिपोजिशन इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से फिर हमें वेट गेन नजर आता है। अब इसका एक फैक्ट है कि जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं बंदे, वो बेशक कुछ ना खाएं तब भी उनका बेली निकल जाता है बाहर। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल कब रिलीज होगा? जब स्ट्रेस हमारे पास होगा, और इंक्रीज जब लेवल होगी कॉर्टिसोल की तो वो फैट डिपोजिशन इंक्रीज करेगा। और नॉर्मल के अंदर भी हमने पढ़ा कि वो विसरा का फैट डिपोजिशन करवाते हैं, तो स्ट्रेस विल कॉज मोटापा, बेली फैट। फिर परमिसिव एक्शन इसका एक और फाइनल है कि परमिसिव एक्शन क्या है? वो एड्रेनर्जिक सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, उनका थ्रेशोल्ड कम कर देता है। तो थोड़ी सी भी स्टिमुलेशन से हमें उनका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और वो क्या कॉज करता है? हाइपरटेंशन कॉज करेगा, सही है। कुशिंग्स डिजीज हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया। कुशिंग डिजीज क्या था? ACTH की माइक्रो एडिमा की वजह से इंक्रीज होना। अब जब वो एबनॉर्मली इंक्रीज हुआ तो उसने हाइपर कॉर्टिसोलिज्म शो किया, जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब कॉन्स सिंड्रोम, कॉन्स सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारा एक पॉइंट आएगा जिसको हमें समझना है। कॉन्स सिंड्रोम क्या है? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरॉन नॉर्मली क्या कर रहा था? ये फंक्शंस कर रहा था, है ना। अब एबनॉर्मली इंक्रीज हो चुका है तो क्या होगा? कैल्शियम बहुत ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा रिटेन होगा ब्लड के अंदर। ये हमने जनरल बता दिया। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन विच विल कॉज हाइपोकैलेमिया। क्यों? क्योंकि हम कैल्शियम को एक्सक्रीट कर रहे हैं, ब्लड के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। फिर H+ की एक्सक्रीशन, क्या मतलब? मेटाबॉलिक एसिडोसिस बनाएगा, एल्कलोसिस। जब हमारे ब्लड से हाइड्रोजन आयन जहाँ जाएंगे तो यहाँ के ये एसिडिक हो जाएगा और ये वाला बेसिक हो जाएगा, तो एल्कलोसिस हो जाएगा। और एल्कलोसिस कौन सा वाला? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या मतलब? मेटाबॉलिक मतलब रिलेटेड टू किडनी। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है हमारे पास और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारा होता है किडनी की वजह से, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारा होता है लंग्स की वजह से, सही है। तो ये क्या कॉज करेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। फिर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा रहा था, है ना, एबनॉर्मली इंक्रीज करवा रहा था, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। और जब हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा तो हमारी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, उससे क्या होगा? हमारा ECF वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल के टाइम पे हमने क्या कहा था? हाइपरनेट्रीमिया से ECF वॉल्यूम बढ़ेगा और एडिमा होगा। किसमें? कुशिंग सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा था? एडिमा होगा। बट कॉन्स सिंड्रोम के अंदर ये एडिमा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमें इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ECF इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा? रेनिन को और एट्रियल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड को इंक्रीज कर देगा, रेनिन को डिक्रीज कर देगा, सही है। रेनिन कब इंक्रीज होता है? जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो अब रेनिन रिलीज करते हैं। जब रेनिन रिलीज होता है, जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हमारा रेनिन बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है?
हाई ECF एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड की रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। और एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड का क्या फंक्शन है, वो सोडियम की एक्सक्रीशन करवाता है। तो जब ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे ANP भी एक्सट्रीमली लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी। तो हमारे कौन सिंड्रोम के अंदर हमें हाइपोकैलीमिया नज़र आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नज़र आएगा, बट सोडियम के लेवल और एडिमा नज़र नहीं आएगा। सोडियम के लेवल नॉर्मलाइज होंगे और एडिमा नज़र नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, सही है। फिर एडिसन्स डिजीज़ के ऊपर आ जाते हैं। फाइनल एडिसन्स डिजीज़ क्या है, पूरा का पूरा एड्रीनल कॉर्टेक्स का मसला। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स का मसला आ गया तो इसके अंदर तीनों टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमारे कम हो जाएंगे। कैंसर नहीं, मसला फेल हो चुके हैं। तो मसला इसके अंदर एल्डोस्टेरॉन भी कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा और एंड्रोजेंस भी कम हो जाएंगे, जो कि हमारे सेक्स वो है हार्मोन्स, सही। तो अब इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे। क्या मतलब, देखो इफेक्ट्स ड्यू टू डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा था सोडियम की, बट अब कम है तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एक्सक्रीशन होगी, उल्टा हो जाएगा। फिर सोडियम की एक्सक्रीशन हो रही है, हमने क्या कहा, वाटर फॉलोज सोडियम, तो वाटर भी एक्सक्रीट होगा। उसके बाद एल्डोस्टेरॉन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कर रहा था, बट अब नहीं है तो क्या होगा, कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। फिर वो हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन भी कर रहा था, बट अब नहीं है तो वो भी कम हो जाएगी। तो इस पूरे की वजह से क्या होता है, अब हाइड्रोजन हमारे ब्लड के अंदर ही रहेगा, एक्सक्रीशन ही नहीं होगी इसकी, है ना। तो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और हाइपोकैलीमिया उसके अंदर हो रहा था, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइपरकैलीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके अंदर क्या था, हाइपोकैलीमिया मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, सही हो गया। अब ड्यू टू डिक्रीज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करवा था, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करवा था, बट अब नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। वो हाइपरटेंशन कॉज करवा रहा था, बट अब नहीं है तो हाइपोटेंशन होगी। फिर अब ये देखो, इस वाले आयन पॉइंट को समझते हैं। जब ACTH क्या करता है, रिलीज करवाता है, इसमें जाता है जोना फेसिकुलेटर के ऊपर, तो कॉर्टिसोल मिलता है ना। कॉर्टिसोल क्या करता है, इनके ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है, सही है। बट अब नॉर्मल की बात कर रहे थे हम, बट कॉर्टिसोल अब नहीं है तो इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं आएगा पिट्यूटरी के ऊपर। और जब इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं आएगा तो क्या करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन प्रोड्यूस करता जाएगा, तो हमारा ACTH इंक्रीज होगा। बट उसके साथ साथ अब देखो, प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन हमें क्या दे रहा था, अल्फा मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी दे रहा था। तो क्या होगा, जब कॉर्टिसोल कम होगा तो POMC इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ACTH और अल्फा MSH भी इंक्रीज हो जाएंगे। और अल्फा MSH जब इंक्रीज होगा तो क्या कॉज होगा, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा। मेलानोसाइट्स को क्या है, हमारे पिगमेंट वाला प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो हाइपर पिगमेंटेशन। और फाइनल हमारा तीसरा हार्मोन था एंड्रोजेंस, जब वो कम हो जाएंगे तो क्या होगा, लिबिडो कम हो जाएगा और लैक ऑफ एनर्जी। लिबिडो कम क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली वही अराउजल और वही हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह कर रहे थे, और उसका कहीं ना कहीं लिबिडो से कनेक्शन होता है। जब ये कम हो जाएंगे एंड्रोजन तो लिबिडो कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे फिर हेयर्स भी जो होते हैं ड्यू टू एंड्रोजेंस, या फिर जो प्रॉपर्टीज़ जो कि फिजिकल अपीयरेंस के जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू एंड्रोजेंस, वो भी कम हो जाएंगे, सही है। ये हमारी पूरी इतना हमारी हो गई क्या, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी खत्म। अब आखिरी हमारा रहता है क्या, इंसुलिन और पैंक्रियास। ऑलमोस्ट अब बाकी हमारा हो गया।